गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आओ हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो इसका जो टाइटल है ब्रिंग यू अप शॉर्ट, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं ब्रिंग समवन अप शॉर्ट। ठीक है, उस सेंस में यूज़ कर देते हैं ब्रिंग समवन अप शॉर्ट। इसका मीनिंग कैसे याद रखोगे? इसको याद करने के लिए ना एक बारी इस यू को भूल जाओ। समवन अप शॉर्ट इसे कैसे याद रखोगे? मैंने ऐसे याद किया, ब्रिंग अप, किसी को आप ऊपर लेके गए और शॉर्ट, उसको शॉर्ट कर दिया, यानी उसके अंदर से उत्साह वगैरह को कम कर दिया। इस तरीके से लिंक करके याद करो भाई, ब्रिंग अप, किसी को ऊपर लेके गए, उसके अंदर से उत्साह वगैरह एनर्जी को आपने शॉर्ट कर दिया, तो वो आदमी जो भी काम कर रहा था अब क्या करेगा? वो उस काम को रोक देगा। तो इसका मीनिंग ही होता है टू स्टॉप समवन, टू डू समथिंग। किसी को कोई काम करने से रोक देना, या ऐसा नहीं होता कोई कोई काम कर रहा हो, बीच में हम बोलें उसने अपना काम रोक दिया, उस सेंस में ये इडियम यूज़ होती है, टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप समवन ऑफ डूइंग समथिंग, टू स्टॉप समवन ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, देखो एक क्लोज टेस्ट दिया था, बहुत ही आसान था, थोड़ी सी ग्रामर की प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। आओ एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो एग्ज़ाम में इतना बड़ा भी आ सकता है, आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में 5 होते हैं तो यहाँ 10 फिलर लगा दिए थे। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं पढ़ना कैसे है। देखो क्या पढ़ोगे, पहले ऑप्शंस नहीं पढ़ोगे, पूरा पैरा पढ़ोगे, एक सेंस बनाओगे। देखो, इफ़ डेमोक्रेसी मीन्स डैश इट मस्ट मीन दिस, when citizen dash their votes for the people who will represent them in the parliament, they have the right to do so on the basis of full and dash information। देखो इतना पढ़ के मुझे बहुत सी चीज़ें पता लगी। मुझे पता लगा, कहता है इफ़ डेमोक्रेसी मीन्स डैश, कहता है अगर डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग होता है ना इट मस्ट, तो फिर उसका मीनिंग ये होगा, क्या होगा? दिस, कि भाई व्हेन सिटीजन डैश देयर वोट, जब भी सिटीजन अपने वोट को कुछ करते होंगे, फॉर द पीपल, किन के लिए? उन लोगों के लिए, हु विल रिप्रेजेंट देम इन पार्लियामेंट, जो उन्हें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कहता है? दे विल हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार भी है, टू डू सो, कि भाई वो किस आधार पर अपना वोट करें, किस आधार पर वोट करें, उनके पास ये अधिकार है कि वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालें, ऑन द बेसिस ऑफ फुल एंड डैश इन्फॉर्मेशन। आधार क्या होगा? बेस क्या होगा? फुल यानी पूरी, क्या लोगे? जानकारी लोगे। फुल एक एडजेक्टिव था, मुझे पता लगा फुल एक एडजेक्टिव था, एंड कंजंक्शन जोड़ रही थी, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर भी शायद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ के इतना आइडिया लग गया। आगे देखते हैं क्या कहता है। एंड डैश इन्फॉर्मेशन, एंड देयर इज़ डैश पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और भाई उनके पास क्या होता है? डैश पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज ऑफ हु फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अक्रॉस डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एंड थ्रू टाइम इट हैज़ बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट दैट मनी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बाइंग पॉलिसी। कहता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को देख लो, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी वहाँ देख लो, या समय को देख के ही पता चल जाता है। इट हैज़ बीन प्रूवन, ये बात ना साबित हो चुकी है। क्या साबित हो चुकी है जी? कि भाई, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मनी है ना, मनी वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है किस चीज़ का? बाइंग पॉलिसी का, या फिर एंगेज होना किसमें? रेगुलेटरी कैप्चर में, या फिर आप क्या कर रहे हो? एंड ऑफ स्क्यूइंग द डैश इन वंस ओन फेवर। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था, एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, इन वंस ओन फेवर। देखो कहता है कि एंड देयर इज़ डैश डैश पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई कोई और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। आगे मुझे नहीं पता इस फिलर में क्या आएगा, आगे देखते हैं। मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज ऑफ हु फंड्स पॉलिटिकल पार्टी, कुछ ऐसी बात करेगा शायद, ऑप्शंस देख के लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा ज़रूरी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि सबसे पहले ये पता लगे कि राजनीतिक पार्टी है तो उसे फंड कौन कर रहा है। और हमें पता लग रहा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी से, इधर उधर से, समय के साथ या डेमोक्रेटिक सोसाइटी से हमें पता लग रहा है कि जो पैसा है ना, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है किस चीज़ में? किसी पॉलिसी को बाय करने में, या फिर एंगेज होना, रेगुलेटरी कैप्चर, भाई बूथ वगैरह कैप्चर नहीं हो जाते क्या? गलत तरीके से वोट वगैरह डलवा रहे, उस चीज़ में। एंड ऑफ स्क्यूइंग द डैश इन वंस ऑन फेवर, स्क्यू का मतलब होता है झुका देना। मैथ वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, तो स्क्यू का मतलब होता है जी झुका हुआ, तिरछा, यानी अनफेयर सी चीज़ है। इन वंस ऑन फेवर, इतना सेंस देता है। आगे कहता है दिस इज़ इनेबल टू ए फार ग्रेटर डिग्री, ये और भी ज़्यादा पता लग जाता है। व्हेन सिटीजन आर इन द डैश, जब ना लोगों को डैश रखा जाए अबाउट द सोर्स ऑफ मनी, ये और ज़्यादा हद तक ख़राब हो जाता है जब लोगों को एक उस चीज़ में रखा जाए सोर्स ऑफ मनी के बारे में कि उन्हें पता ही नहीं है। इट इज़ दैन इम्पॉसिबल, तो ये तो बात इम्पॉसिबल हो जाती है। टू एवर नो और एसेस, पता लगाना या फिर जज करना, वेदर ए गवर्नमेंट पॉलिसीज इज़ नथिंग, भाई क्या सरकारी योजना इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्या? नथिंग मोर देन ए डैश टू बेनिफिट इट फंडर, कि भाई अपने फंडर्स को बेनिफिट देने के अलावा सरकारी योजना और कुछ भी नहीं है। देखो इतना बड़ा पैसेज आ गया तो थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ के बाद कोई फिलर ही नहीं दिख रहा,
यहाँ के बाद मुझे कोई भी फिलर नहीं दिख रहा। जब इस तरह की सेंस निकली भाई इसके बाद कोई फिलर ही नहीं आ रहा था टू बेनिफिट इट्स फंडर, तो मैं आगे वाले फिलर के लिए फुल स्टॉप पढ़ता, यहाँ फुल स्टॉप मिलती तो मैं समझ जाता कि यहाँ से कोई सेंस बना देगा। क्या सेंस बनाता, एक बारी पढ़ लेते हैं, अभी तो सीख रहे हैं। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ लॉन्ग हेल्ड एंड राइटली सो दैट द राइट टू नो स्पेशली इन द कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। भाई जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने ये बात कही है और सही भी कही है कि जो जानने का अधिकार है ना, खासकर चुनावों में जानने का अधिकार, ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू फ्रीडम का, ठीक है। ऑफ एक्सप्रेशन, भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंटीग्रल पार्ट है, अधिकार है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए। बाय कीपिंग दिस नॉलेज फ्रॉम सिटीजन्स एंड वोटर, इस नॉलेज को ना सिटीजन्स या वोटर से छुपा के क्या होता है, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेट फंडामेंटल डैश ऑफ आवर डेमोक्रेसी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होती है वो वायलेट करती है क्या, हमारी फंडामेंटल डैश ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कोई चीज़ को वायलेट करती होगी। एक बार आगे पढ़ो, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, आगे देखो आगे, फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पर ना फिर से गैप डाल रहा था, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट दैट इफ़ डेमोक्रेसी इज़ टू थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है टू ग्रो करना, टू नरिश करना, फूलना फलना, समृद्ध होना। द रोल ऑफ मनी इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स ought टू बी लिमिटेड, कि भाई अगर ना डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को और मजबूत होना है और बढ़ना है तो जो पैसे की ताकत है ना राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में, उसे कम होना ही होना पड़ेगा। इन मैनी एडवांस कंट्री, बहुत सारी जो एडवांस है डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर क्या चलता है, इलेक्शंस आर फंडेड पब्लिकली, इलेक्शंस को फंड कौन प्रोवाइड करता है, पब्लिक करवाती है। एंड प्रिंसिपल ऑफ डैश, और कोई प्रिंसिपल्स हैं उनके कुछ सिद्धांत है जो इस बात को इंश्योर करते हैं दैट देयर इज़ नो डैश गैप, कि भाई ज़्यादा गैप नहीं हो जाना चाहिए, रिसोर्स का गैप नहीं हो जाना चाहिए बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ओपोजिशन। ये बात कहना चाह रहा है। देखो होता क्या है, एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, ये दोनों पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, मान लो इसके पास ज़्यादा पैसे, इसके पास कम पैसा है, तो भाई ये वैसे ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि पैसे से वोट खरीद लेगी। तो और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, उनके कुछ फंड होते हैं जिसको पब्लिक फंड करती है और भाई बराबर बराबर बांट देते हैं कि अब इलेक्शन लड़ो, इतना ही पैसा यूज़ करना है आपको, इतने की ही अपनी मार्केटिंग करनी है। इस तरह की सेंस दे रहे हैं। आगे देखो, इस क्लोज टेस्ट को बहुत बड़ा बनाया गया, लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई फिलर था, कोई भी फिलर नहीं था, तो मुझे इसे पढ़ने की आवश्यकता थी ही नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ता क्योंकि यहाँ कोई फिलर ही नहीं था। अब इसे थोड़ा और छोटा बनाएं, एक बारी देखें एग्ज़ाम में अगर ये आता तो इसे कैसे पढ़ते हम। एक सेकंड मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। एग्ज़ाम में आता ना तो क्या क्या नहीं पढ़ते भाई, एग्ज़ाम में आता है तो ना तो मैं ये वाला पार्ट इतना पढ़ता, यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं था, कोई फिलर नहीं था। इसके अलावा क्या कटता इसमें, इसके अलावा मैं काटने की कोशिश करता। अगर सेंस नहीं पकड़ पाता तब तो देखो पूरा पढ़ना पड़ता, कोई और रास्ता ही नहीं था। लेकिन अगर मैं सेंस पकड़ लेता तो फिर मैं यहाँ तक तो पढ़ता पूरा, इसके बाद ये भी मुझे पढ़ना पड़ता, फुल स्टॉप नहीं था। ठीक है, यहाँ तक भी मुझे पढ़ना होता, 1 मिनट 7 तक मुझे पढ़ना पड़ता। हाँ, इसके अलावा ना मैं फिर यहाँ तक पढ़ लेता इसको। आगे मैं अब ये फिलर के आसपास की कोई फुल स्टॉप ढूंढता, अगर मैं सेंस पकड़ पाता, मेरी अच्छी प्रैक्टिस होती, तो फिर मैं ये सारी लाइनें, ये बीच वाली लाइनें भी 4-5 लाइनों को बचा लेता अपनी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ तक पढ़ने के बाद भी मैं इस लाइन को भी शायद छोड़ देता, आगे छोड़ देता, यहाँ से मैं दोबारा पढ़ लेता, ठीक है। अब एक बारी हम हमारे क्लोज टेस्ट को फिल करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, इफ़ डेमोक्रेसी मीन्स डैश एनीथिंग नथिंग समथिंग नॉट रिक्वायर्ड, तो भाई नॉट रिक्वायर्ड तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मीन्स वर्ब थी ये एक्चुअली में यहाँ किस तरह काम कर रही थी, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही थी। डेमोक्रेसी सब्जेक्ट था, मीन एक वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ऑब्जेक्ट लगाना है तो नॉट रिक्वायर्ड तो आएगा नहीं। इफ़ डेमोक्रेसी मीन्स नथिंग, नथिंग की तो सेंस देता ही नहीं, कि अगर डेमोक्रेसी का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसी सेंस थोड़ी देगा, काट देता। ये अब बात आती कि या तो एनीथिंग लगाता या समथिंग लगाता। इफ़ डेमोक्रेसी मीन्स एनीथिंग या फिर समथिंग, तो भाई इफ़ लगाया ना, इफ़ लगाया तो मैं इसके साथ एनीथिंग लगाता। इफ़ के साथ ज़्यादातर टाइम एनीथिंग ही यूज़ होता है। जैसे हम कहते भी हैं, इफ़ एनीथिंग हैपन्स लेट मी इन्फॉर्म, भाई अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे बता दियो। इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड यू कैन आस्क मी, या फिर टेल मी, अगर दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो मुझसे पूछ लो। इफ़ देख के मुझे लगा कि एनीथिंग यहाँ पर एक
एग्जैक्ट चॉइस, परफेक्ट चॉइस बनती, क्योंकि ये एक तरह की नॉट क्लियर सिचुएशन ही तो हो जाती है, एक संभावना ही तो दिखा रहा है कि अगर कुछ है तो पूछ लो, उसे पता ही नहीं है कुछ है भी क्या नहीं, इसलिए इसने एनीथिंग लगाया। अगर इफ़ नहीं होता तो फिर सीधा बोल देता डेमोक्रेसी मीन्स समथिंग, डेमोक्रेसी का मतलब है ये बात। इफ़ एनीथिंग ना, ये एक ऐसी चीज़ को दिखाता है, एक सेकेंड रुको, इफ़ एनीथिंग ना एक चीज़ दिखाता है, क्या दिखाता है, इफ़ एनीथिंग को हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, कोई चीज़ को सजेस्ट करने के लिए। और वो चीज़ कैसी है भाई, वो चीज़ टेंटेटिव है, हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। भाई हो भी सकती है वो चीज़, नहीं भी हो सकती, उस सेंस को जब देना हो तब हम क्या लगाते हैं, इफ़ प्लस एनीथिंग। बिना इफ़ के मैं यहाँ पर समथिंग लगा देता, लेकिन इफ़ दिखा इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा, एनीथिंग लगाना पड़ा। इफ़ डेमोक्रेसी मीन्स एनीथिंग इट मस्ट मीन्स दिस। आगे कहते हैं ये मीनिंग होगा व्हेन सिटीजन डैश देयर वोट्स। अब सिटीजन अपने वोट को क्या करते होंगे, देखो ये वाली कास्ट तो जो होती है, ये तो कास्ट होती है जो हमारी जाति वगैरह होती है, उसको बोलते हैं। वोट्स को ना जब यहाँ पर बात की जाए, एक मिनट, तो वोट को कास्ट किया जाएगा, व्हेन सिटीजन डैश देयर वोट कास्ट देयर वोट। ये वाला कास्ट हटा देते, ये वाला आंसर आता। ये दोनों वैसे ही आंसर नहीं आते भाई। यूज़ करते ये कह रहा है कि सिटीजन वोट डाल रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किन लोगों के लिए वोट डाल रहे हैं। यूज़ तो तब होता है जब आप अपने किसी अधिकार के लिए अपने वोट का यूज़ करते हो, तो उस तरह की तो कोई सेंस दे नहीं रहा था। और पुट तो फिर भी सेंस नहीं डालता, पुट तो फिर वो बैलेट पेपर वाली सेंस में भले यूज़ कर लेता, लेकिन बैलेट पेपर जैसा कोई जिक्र किया ही नहीं। और वैसे भी वोटर्स के साथ कास्ट होता है, तुमने मैथ में पढ़ा नहीं था क्या, तुमने, हम अर्थमेटिक करते थे तो इतने वोटर्स ऑन इलेक्शन डे दीज वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स, कितनी बार तो पढ़ा है। वोटर्स के साथ वोट्स के साथ हम कास्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ कास्ट ही आना था। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। थर्ड में क्या कहते हैं, दे विल हैव द राइट टू डू सो ऑन द बेसिस ऑफ फुल एंड डैश इन्फॉर्मेशन। ये तो मैंने बताया ही था, एंड कंजंक्शन थी, इन्फॉर्मेशन नाउन था, फुल को एडजेक्टिव था, तो यहाँ पर भी कोई एडजेक्टिव आना था। अब देख लो क्या आना था, डिटेल तो कोई नाउन था तो डिटेल तो आ ही नहीं सकता था। अप्रोप्रिएट उपयुक्त नहीं, फुल सेम चीज़ों को जोड़ता ना, तो फुल मतलब पूरी जानकारी चाहिए उसे, इसके जैसा ही क्या लगता है, इसके जैसा ही कंप्लीट लगता। इनकम्प्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि एंड सेम चीज़ों को जोड़ता है। ही इज़ ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, इस तरह की सेंस देता है। यहाँ पर फुल एंड कंप्लीट एक अपने आप में एक पूरी सेंस दे रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है इसमें, इसका जो फिफ्थ फिलर था, फिफ्थ फिलर में कहता है, फिफ्थ फिलर के अंदर क्या कहता है, फिफ्थ फिलर के अंदर कहता है स्क्विंग द डैश, एक सेकेंड, स्क्विंग द डैश इन वंस ओन फेवर। भाई आपको लगा होगा वोटर्स, आपको इसका आंसर लगा होगा वोटर्स, लेकिन इसका आंसर वोटर्स नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि आप शायद नहीं जानते, ये एक अपने आप में फ्रेज़ होता है। क्या फ्रेज़ होता है, स्क्विंग द प्ले फील्ड, स्क्विंग द प्ले फील्ड या फिर प्लेइंग फील्ड, स्क्विंग द प्लेइंग फील्ड, ये अपने आप में फ्रेज़ होता है। यहाँ पर वोटर नहीं, यहाँ पर क्या आना था, प्लेइंग फील्ड, स्क्विंग द प्लेइंग फील्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि भाई आप ना पार्शियल तरीके से कोई चीज़ कर रहे हो, आप उसमें ना वो नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे, पार्शियलिटी के साथ कोई चीज़ हो रही है। स्क्विंग द प्लेइंग फील्ड इन वंस ओन फेवर। भाई मान लो इलेक्शन हो रहा है, ये तीन पार्टियां खड़ी हो गई, भाई इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फंड इसके पास है, तो जाहिर सी बात है इसके पास ज़्यादा अवसर है, ये तो वोट खरीद भी लेगी। तो अब जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो इलेक्शन हो रहे हैं, फेयर थोड़ी हो रहे हैं, पार्शियल तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि आपने प्लेइंग फील्ड को, जो वो इलेक्शन की फील्ड थी, आपने उसे क्या कर लिया, स्क्यू कर लिया, अपनी तरफ झुका लिया। कहाँ झुका लिया प्लेइंग फील्ड को, कहाँ झुका लिया, वंस ऑन फेवर, अपने फेवर में झुका लिया। ठीक है, ये इडियम होती है, फ्रेज होता है, यूज़ होता है। आगे बढ़ो, क्या कहते हैं, दिस इज़ इनेबल टू ए फार ग्रेटर डिग्री व्हेन सिटीजन्स आर इन द डैश अबाउट द सोर्स ऑफ मनी। कह रहे ये तो और ज़्यादा बात बढ़ जाती है। अभी तक तो बता रहे हैं कि भाई उन्हें पता ही नहीं कि फ़ंड वगैरह कहाँ से आ रहा है, यानी उन लोगों को कोई जानकारी नहीं। और अब कह रहे हैं कि फार ग्रेटर डिग्री, इसमें भी और ख़राब बात हो जाती है। तो आगे क्या होगा, आगे और ज़्यादा दिक्कत होगी। ना तो लाइट डालता, ना नॉलेज डालता, आंसर डालता डार्क में। भाई लोगों को पता ही नहीं, डार्क अबाउट द सोर्स ऑफ मनी, उन्हें नहीं पता कि पैसा आ कहाँ से रहा है, इसीलिए तो और ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, और ज़्यादा प्ले फील्ड जो है वो और ज़्यादा वो हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल की एंटोनिम जो होता है, बाइसनेस शो कर रही है एक तरफ और ज़्यादा, इसीलिए यहाँ क्या लगाता, डार्क लगाता। ठीक है, आगे देखें, इट इज़ दैन इम्पॉसिबल टू एवर नो और एसेसिस वेदर अ गवर्नमेंट पॉलिसीज इज़ नथिंग मोर देन ए डैश टू बेनिफिट इट्स फंडर। क्या नहीं है भाई, देखो इन चार ऑप्शंस में से शायद आप कोई भी नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि एक्चुअली में तो ये सारे लैटिन वर्ड्स थे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा। इसका आंसर होता है क्विड प्रो क्यू।
क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू क्या होता है? क्विड प्रो क्यू का मीनिंग होता है समथिंग फॉर समथिंग। हम कहते नहीं है कि भाई मेरा ये काम कर दे, बदले में मैं तेरा ये काम कर दूंगा, यानी किसी चीज़ के बदले में कोई और काम कर देना। उस वर्ड में क्या यूज़ होता है? समथिंग फॉर समथिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं ये चारों वर्ड्स, इसलिए मैंने डाले ताकि आप सीख जाओ। बार बार दिखेंगे क्लोज टेस्ट में, कहीं इधर उधर फिलर में। क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। याद कर लेना, अपने आप से याद कर लेना। बोनाफाइड, बोना का तो हमने पढ़ा था कि एक गुड थिंग होती है। बोना तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, गुड होता है इसका मीनिंग होता है विद गुड फेथ, कि आप किसी चीज़ के अंदर अच्छा सा विश्वास रखते हो। क्या मीनिंग होता है इसका? विद गुड फेथ, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं डिफेक्टो। डिफेक्टो इसके अंदर तो मिल ही रहा है, अपने आप ही दिख रहा है आपको क्या? फैक्ट। तो डिफेक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट, इनफैक्ट, या फिर जो आपके फैक्ट्स वगैरह हो उनके लिए इनफैक्ट, ठीक है। एक वर्ड और बचा, कौन सा वर्ड बचा? एलिबी। एलिबी का मतलब होता है बहाने बनाना। एलिबी का मतलब क्या होता है? बहाने बनाना या फिर एक्सक्यूजेज बनाना। याद कैसे रखोगे इसको? याद ऐसे रख लेना, मेरा कोई फ्रेंड था तो अंकित मान लो, मैंने उसका नाम तो रख दिया, अब मैं कहता हूँ अंकित लाइब्रेरी में हमेशा बहाने बनाता रहता है। अंकित लाइब्रेरी, ऐसे ही तो दिख रहा था ये, अंकित लाइब्रेरी, ठीक है। हो गया वर्ड। इसके बाद हम एट्थ वर्ड को देखते हैं। एट्थ फिलर क्या कहता है? एट्थ फिलर कहता है द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देखो जो एट्थ फिलर आता है वो क्या कहते हैं? द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स वॉयलेट फंडामेंटल डैश ऑफ आवर डेमोक्रेसी। आपको शायद लगा होगा फंडामेंटल राइट्स होगा, क्योंकि हमने बहुत बार सुना था फंडामेंटल राइट्स। लेकिन भाई फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट थोड़ी करेगा। फंडामेंटल राइट्स तो एक पर्सन के होते हैं, डेमोक्रेसी के फंडामेंटल राइट्स थोड़ी हैं। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था? दो सेंस पकड़ते। एक तो फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं, हम इंडिविजुअल्स के होते हैं, जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो एक तो भाई वो वाली सेंस, डेमोक्रेसी के फंडामेंटल राइट्स थोड़ी थे वो। दूसरी, उनको वॉयलेट थोड़ी, उनका हनन किया जाता। वॉयलेट किस चीज़ को करेगा? किसी रूल रेगुलेशन, किसी सिद्धांत को, किसी सोच को, किसी प्रेरणा को। तो यहाँ पर ना डेमोक्रेसी के फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, राइट्स तो हमारे थे जो हमें देती डेमोक्रेसी थी। यहाँ क्या आना था? यहाँ आना था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि भाई जो सिद्धांत है ना हमारे, जो सिद्धांत है वो। और प्रिंसिपल वर्ड इसमें दिखा नहीं। प्रिंसिपल वर्ड क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मुझे प्रिंसिपल का एग्जैक्ट सिनोनिम दिख गया था, मुझे दिख गया था इसका टेनेट्स। टेनेट्स ये वाला जो वर्ड होता है टीनेट्स, इसका मीनिंग ही होता है जी प्रिंसिपल या फिर आपके सिद्धांत। राइट्स तो इंडिविजुअल के होते हैं, डेमोक्रेसी के राइट थोड़ी थे। डेमोक्रेसी के तो टेनेट्स थे, सिद्धांत थे। और ये वाला टेनेट तो जो मीनिंग होता है किराएदार होता है, तो ये भी नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं। इन मैनी एडवांस्ड कंट्रीज फॉर एग्जांपल इलेक्शंस आर फंडेड पब्लिकली एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डैश एंश्योर। भाई एडवांस कंट्री में क्या होगा? मुझे एक बात बताओ। एडवांस कंट्री में, अब हमारी बात कर रहा है, हमारे देश में कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, इलेक्शन में इधर उधर ज़्यादा पैसा लग रहा है, ब्लैक मनी लग रहा है भाई। तो और एडवांस कंट्री में तो इलेक्शन थोड़े फेयर तरीके से होंगे। हमारे तो उसने बोल ही दिया था कि लेवल प्ले भी नहीं है, और उसने वो भी लगा दी थी भाई, ये वाली वो फील्ड भी वैसी नहीं है फेयर प्ले वाली, ठीक है। तो हमारी कंट्री में वैसा नहीं हो रहा, तो दूसरी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होगा? डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होगा भाई? हमारी कंट्री में जो स्क्विंग प्लेइंग फील्ड थी, डेवलप कंट्रीज़ में तो फेयर चांसेस मिलेंगे, यानी पैसा बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो वहाँ पर इलेक्शन फंड किए जाते हैं पब्लिकली, और प्रिंसिपल क्या है कि सबको बराबर बराबर पैसा मिले। तो ये बाइसनेस तो हो नहीं सकता था, इसकी स्पेलिंग में भी एरर हो गया। इक्वली तो एक एडवर्ब थी, आपको पता था। ऑफ यहाँ पर एक प्रपोजिशन थी, प्रपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए था। बाइसनेस तो नहीं होता, बाइसनेस तो होता ही है पार्शियलिटी, लेकिन यहाँ तो करे समानता से बांटना, इसलिए बाइसनेस सेंस नहीं दे पा रहा था। इक्वली एक एडवर्ब थी, वो भी नहीं हो पा रही थी। पार्टी तो पार्टी होता है एंजॉय करना, तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनता पैरिटी। समानता का जो सिद्धांत है ना, समानता का सिद्धांत होता है ना, जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है उसे उतना ही दो। ये वो समानता का सिद्धांत है कि सारी पार्टियों को और कंट्रीज में बराबर बराबर पैसा दे देती है पब्लिक। भाई इतने में ही लड़ना है, ये नहीं तुम ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, तुम कम पैसे लगा रहे हो, ठीक है। एंश्योर दैट देयर इज़ नॉट डैश ग्रेट रिसोर्स गैप। कैसा गैप नहीं होना चाहिए? ये टू तो प्रेपोजिशन था। आप देखो सारी चीज़ें ग्रामर नहीं बताएंगी, कुछ चीज़ें सेंस भी बताएगी। यहाँ पर मुझे बिना पढ़े पता लग रहा था कि टू आएगा। देयर इज़ नॉट टू ग्रेट गैप, कि इतना लंबा, टू जो होता है ना एक नेगेटिव सेंस देता है कि इतना ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज के अभाव में कोई पार्टी जीत जाए, एक आदमी की पार्टी में पैसे नहीं है, दूसरे वाले के पास पैसे और वो सरकार बना गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या आना था? टू आना था, ठीक है। हो गया क्लोज टेस्ट, बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक सा बनाया आज तो।
अब बात कर लेते हैं एक बारी कुछ PQRS की। देखो PQRS कैसे पढ़ोगे, PQRS पढ़ने का एक फंडा होता है भाई, थोड़ा सा टाइम लेती हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर भी PQRS को कैसे पढ़ते हैं, PQRS को पढ़ोगे सबसे पहले पढ़ लो, फिर थोड़ी सी सेंस बनाओ कौन सा पेयर कहाँ लगता है। एक बारी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या कहता है जी, ये कहता है पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नीड टू अवॉइड द सफरिंग ऑफ अनदर लॉकडाउन एज सीन फ्रॉम द ह्यूज क्राउड्स एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड इन इलेक्शन मीटिंग्स देयर इज काइंड respect for safety. We are anxious and worried that this specific mutation will help the virus thwart वैक्सीन एफिकेसी। देखो थ्वाट का क्या मीनिंग होता है, थ्वाट का मीनिंग होता है रोक देना या फिर कम कर देना, ख़राब कर देना। कहते भाई हमें चिंता है, पहले ए का क्या मीनिंग है, ए में कहता है कि लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि दूसरा लॉकडाउन ना लग जाए, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम बड़े क्राउड को देखते हैं, ह्यूज पब्लिक गैदरिंग्स देखते हैं, इलेक्शन की मीटिंग्स देखते हैं, तो हमें पता लगता है देयर इज़ कांट रिस्पेक्ट, स्कैंट होता है कमी, कमी है रिस्पेक्ट की, भाई लोगों को सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए हम एनेक्जियस है। कोई और साइंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह बात कर रहे हैं ये आपस में, तो कह रहा है हम एनेक्जियस हैं और चिंता है हमें। चिंता किस चीज़ की है कि ये जो म्यूटेशन हो रही है ना, जो वायरस मिल रहा है वो और भी ज़्यादा प्रभावी मिल रहा है, वो क्या करेगा, जो हम वैक्सीन बना रहे हैं उसके प्रभाव को कम कर देगा। टू अवॉइड दिस, इसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और कैसे फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये सेंस दे रहा है। अब मुझे पता लगा इसने बोला अवॉइड दिस। देखो अवॉइड किसे करेंगे, अवॉइड किसे करना है, हमको अवॉइड करना है लॉकडाउन को। अवॉइड किसे करना है, लॉकडाउन को। तो भाई लॉकडाउन को अवॉइड, यहीं तो बोले टू अवॉइड दी सफरिंग ऑफ अनदर लॉकडाउन। तो जब दिस लगा रहा है, दिस तो एक हमारा प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है इस लॉकडाउन को, तो पहले नाउन आएगा या पहले प्रोनाउन आएगा, पहले नाउन आएगा। इसीलिए मुझे पता लगा कि डी से पहले ए आएगा हर हाल में, डी से पहले क्या आएगा, ए आएगा हर हाल में। एक बारी ऑप्शंस देख लो, डी से पहले ए डाल रहा है, ठीक है, डी से पहले नहीं डाल रहा, इसको हटा दिया, डी से पहले ए डाल रहा है, डी से पहले ए डाल रहा है, और यहाँ पर भी डी से पहले ए, लेकिन मुझे पता लगा प्रोनाउन इसके आसपास लगाएगा, तो मुझे ये वाला भी हटा दिया। मुझे इन दो ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होती, डी से पहले कि ए डी का तो पेयर बन गया। अब बारी आई बी या सी में से चूज़ करने की। स्टार्टिंग किससे करूँ, बी से करूँ या फिर सी से करूँ। देखो बी से करूँ, सी से करूँ, सी से बी से अगर स्टार्टिंग करेगा तो कहेगा एज सीन फ्रॉम द ह्यूज क्राउड्स एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड इन इलेक्शन मीटिंग देयर इज कांट रिस्पेक्ट फॉर सेफ्टी। देखो मुझे ना ये बात पता लगी, ये सारी बात मुझे पढ़ के पता लगी कि ये बात शायद लास्ट में कहता। मैंने सिर्फ बी की पोजीशन देखी, मुझे लगा या तो बी स्टार्टिंग में होएगा या फिर बी एंडिंग, या तो बी एंडिंग या फिर बी स्टार्टिंग। तो मुझे इतना पढ़ के लगा कि बी एंडिंग में होएगा। क्यों होएगा भाई, क्योंकि पहले पूरी बात बताएगा, उसके बाद ही तो कंक्लूजन देगा। अब इसने पूरी बात ही तो बता दी, पहले बताएगा भाई हमें चिंता है, लोगों को चिंता है नहीं, उन्हें कोई ना कोई वो भी चाहिए, उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अब लास्ट में बताएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के हमें पता लगता है जिस हिसाब से घूम रहे फिरे कि उनके मन में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सेफ्टी की। इसीलिए ना देखो थोड़ी तो सेंस पकड़नी पड़ेगी। एक पेयर तो आपका उसी ने बना दिया था, प्रोनाउन और नाउन की ग्रामर ने, लेकिन अब बी और सी में छांटने के लिए सेंस पकड़ी, तो सेंस में मुझे पता लगा कि सी बात में ना कहीं कंक्लूजन निकाल रहा है, सॉरी बी बात में कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल रहा है कि इनको कोई परवाह नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है सेफ्टी की। इसीलिए बी बात कहाँ लगाएगा, बी बात कहीं ना कहीं इसके पीछे लगाएगा। देख लो पीछे लगा रहा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनता जी, इसका एग्जैक्ट आंसर बनता ये थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ें एक बारी। देखो क्या कहता है, वाइजली न्यू दिल्ली chose to be neutral. This may have also been because it could not afford to upset Sri Lanka either. Perhaps the major reason for India abstaining from voting against the UN Human Rights Council resolution on Sri Lanka is that the ruling BJP and its ally, since the island nation has great geopolitical importance for India in the context of China ever-widening footprint there in the economic sphere, the AIADM would not have wanted to face a discomforting situation, paying a heavy price in assembly elections in Tamil Nadu. भाई देखो क्या पता लग रहा है, पढ़ के ही पता लग गया था क्या, श्रीलंका इज़ दैट द रूलिंग बीजेपी एंड इट्स एले।
दो लोगों की तो बात कर दी कि जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसके जो साथी है, और आगे कोमा भी लगा रहा था। इतना देख के मुझे पता लगा कि बी से एंडिंग तो नहीं होगी, कोमा लगा रहा है तो कहीं ना कुछ जोड़ेगा, इसको तो मैंने यूं ही हटा दिया। अब मुझे पता लगा जोड़ रहा है रूलिंग बीजेपी एंड इट्स एली। एले आगे क्या बना, द AIADM की। कौन कौन है साथी, बीजेपी है उसके एले, और भाई श्रीलंका की बात कर रहा है, थोड़ी सी सेंस भी लगाते हैं हम। तो ये तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु की पार्टी नहीं है कि AIADM के, तो उसके साथी ये नहीं चाहते श्रीलंका के बारे में कोई ऐसी बात करे जिससे श्रीलंका हमसे अपसेट हो जाए, और वो भी उस टाइम पे जब ऑलरेडी चाइना उसके पास जा रहा है, यानी अपने पैर वहाँ पर उस देश में पसार रहा है। तो मुझे इतना पता लगा एंड इट्स एली के बाद ये द AIADM के बनना था, तो मैंने एक पेयर तो बना लिया, क्या, BD। ऐसे पेयर ही बनाने की कोशिश करो। मुझे पता लगा पहले B आएगा फिर D आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब इन दोनों में से किसी एक की बात थी। अब मुझे फिर से थोड़ी सी सेंस मिली, इसमें सेंस मिली। मुझे सेंस मिली कि ये श्रीलंका को रिप्लेस कर रहा है। कहाँ कर रहा है, आइलैंड नेशन के तौर पे। क्या कह रहा है, श्रीलंका के लिए आइलैंड नेशन। और सिंस यहाँ पर कंजंक्शन की तरह काम नहीं, सिंस तो बल्कि यहाँ पर कोई बात बता रहा था, कोई रीज़न बता रहा था कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहते सिंस। तो कोई रीज़न बताएगा तो उससे पहले कोई और बात भी तो बताएगा, ऐसे सीधा ही कोई रीज़न थोड़ी बताएगा। ये कह देगा ना मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो कोई रीज़न तो बताएगा। वो रीज़न ये कहाँ बता रहा है, वो रीज़न इस A में बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट पेयर बना ना, वो पेयर क्या बना, इसका करेक्ट पेयर बना आपका, एक सेकंड, इसका करेक्ट पेयर बना BDAC। अब एक बारी पढ़ें क्या BDAC को, फिर मैं सेंस भी बनाता हूँ। देखो, परहैप्स द मेजर रीजन फॉर इंडिया एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द UN ह्यूमन राइट काउंसिल रिजोल्यूशन ऑन श्रीलंका इज दैट। शायद जो मुख्य कारण है ना भारत का UN ह्यूमन राइट्स में जो वोटिंग हो रही है श्रीलंका के खिलाफ, जो UN करवा रहा है, उससे दूरी बनाने का, एब्सटेन फ्रॉम उससे दूरी बनाने का, वो ये है क्या कि जो रूलिंग बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उसके साथी हैं, और जो AIADM के है वो नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती कि कोई डिसकम्फर्टिंग सिचुएशन आए कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बिगड़े। क्यों, क्योंकि उन्हें ना एक हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। किस चीज़ में, तमिलनाडु के आने वाले चुनावों में। भाई श्रीलंका में ज़्यादातर तमिल हैं और तमिलनाडु में भी तमिल है, तो भाई अगर उन तमिल्स के खिलाफ UN में कोई वोटिंग प्रस्ताव आ रहा है, अगर भारत वहाँ पर उसके पक्ष में वोट डालेगा, तो जाहिर सी बात है भाई तमिलनाडु वाले नाराज़ हो जाएंगे कि इन तमिल लोगों के खिलाफ तुम वोट कर रहे हो, तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसीलिए भारत ने, शायद ऑथर कह रहे हैं कि शायद यही मेन कारण है कि बीजेपी उसके साथी और ये AIADM जो है, ये लोग नहीं चाहते कि संबंध खराब हो। यही मुख्य कारण है कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस में उसके खिलाफ कोई भी वोट नहीं डाला। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है इनने क्या किया, वाइसली, बुद्धिमत्ता के साथ भारत ने क्या किया, न्यू दिल्ली ने चूज़ किया कि भाई न्यूट्रल रहो, ना पक्ष में वोट डालो ना इसकी खिलाफत करो। पक्ष में वोट डाला तमिलनाडु के वोटर बिगड़ जाएंगे, खिलाफत कर दी तो USA बिगड़ जाए, ये यूनाइटेड नेशन की कंट्रियाँ बिगड़ जाएंगी। तो इन्होंने क्या कहा, दिस में हैव ऑल्सो बीन, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट कुड नॉट अफोर्ड टू अपसेट श्रीलंका इधर, क्योंकि भाई श्रीलंका को भी तो नाराज़ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं नाराज़ करना चाहते, एज आइलैंड नेशन जो है ना, उसकी राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है हमारे देश में, और वो भी उस टाइम जब चाइना वहाँ के स्फीयर पे, एटमॉस्फेयर में अपने पाँव पसार रहा है। कुछ ऐसी सेंस देता। नेक्स्ट PQRS को पढ़ो एक बारी। द नेशनल फिल्म अवार्ड कैन हेल्प फिल्म मेकर टू डू बेटर प्रोवाइडेड दे आर जुडिशियस इन द सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज दैट कैन एजुकेट, एनलाइटन एंड एंटरटेन। कहते हैं जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ना, वो मदद कर सकता है कि और अच्छा करें, टू डू बेटर। मुझे ये बात पढ़ के थोड़ी सी सेंस मिली कि टू डू बेटर की अच्छा करो, यानी कि अभी कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही या ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए तो उसे इम्प्रूव करने की बात कह रहा है। तो मुझे यहीं से ना थोड़ी सी शायद एक सेंस डेवलप हुई कि A से स्टार्टिंग नहीं करेगा। पहले बताएगा तो सही कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है, फिर बताएगा कि जो ये जो फिल्म मेकर अवार्ड है वो इसे और अच्छा कर सकते हैं। तो पहले एक रीज़न तो देख ख़राब क्या हो रहा है। तो A से स्टार्टिंग मेरे हिसाब से नहीं होनी थी, जो बात मुझे पता लगी, और होनी भी नहीं थी। A को मैं हटा देता। अब देखो 3 ऑप्शन बचते। आगे कहता है सेंसिटिव एंड हार्ट टचिंग एक्शंस एंड स्टोरीज विद मोरलिस्टिक अप्रोचेज आर नाउ हेयर नहीं, नो वेयर आना था, गैप आना था इस पर, नो वेयर इन द विसिनिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। भाई हार्ट टचिंग स्टोरी, सेंसिटिव स्टोरी या मोरल वाली स्टोरी अप्रोचेज आजकल देखने को ही नहीं मिल पा रही। विसिनिटी होता है अड़ोस पड़ोस में, और रिकॉग्नाइजेशन मतलब फिल्मों में देखने को ही नहीं मिल पा रही। द पार्टिसिपेटिंग एक्टर, डायरेक्टर एंड अदर कैन ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन इमेंसिपेटिंग व्यूअर्स फ्रॉम वायलेंस एंड
वल्गैरिटी। कहते हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले एक्टर और डायरेक्टर है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। किस चीज़ से? यूज़र्स को इस चीज़ से फ्री करना कि ना तो उन्हें वॉयलेंस दिखाएं और ना ही उन्हें वल्गैरिटी दिखाएं। भाई तुम्हें पता ही आजकल बॉलीवुड की फिल्में क्या परोस रही है, सत्या पीट के छोड़ दी है फिल्म इंडस्ट्री की इन लोगों ने। तो उसी के बारे में ऑथर एक्चुअली में अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि भाई फिल्म मेकर को तो थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। भाई नेशनल फिल्म मेकिंग अवार्ड वाले भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं, बिना किसी स्टोरी के उनको अवार्ड दे रहे हैं, और ना तो एक्टर को फ़र्क पड़ता ना डायरेक्टर को। इसीलिए कह रहा है कि भाई तुम तो इस चीज़ को समझो कि इसका सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। द पर्पज़ ऑफ एनी आर्ट एक्टिविटी इज़ टू एजुकेट, enlighten and entertain. In this regard 90% of the films produced in India are bereft of these essential criteria। अब जाके मुझे कोई ढंग की बात मिली। ये कह रहा है कि फिल्म ना कोई आर्ट कोई कला है ना, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो लोगों में जागरूकता फैलाए, उन्हें पढ़ाए, उनका मनोरंजन करे, और साथ ही साथ लेकिन इस चीज़ से हटके 90% जो हमारी फिल्म प्रोड्यूस है ना, फिल्में बन रही है, बेरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ, वो इन सारे क्राइटेरिया से तो वंचित ही हैं। अब मुझे पता लगा भाई, क्या पता लगा कि जो एक की बात कर रहा था ए स्टार्टिंग में नहीं होगा, डी उससे पहले होगा कहीं ना कहीं, ए से भी पहले क्या होगा, डी होगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ए से भी पहले क्या होगा, डी होगा, ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन ही ये बच गया। देख लो, अब इसकी सेंस बना लेते, सेंस बिल्कुल ओके बन जाती। The purpose of any art activity is to educate, enlighten and entertain. In this regard 90% of the film produced in India are bereft of these essential criteria। ठीक है, पर्पज़ होना चाहिए, जागरूकता फैलाएं, लोगों का मनोरंजन भी करें, लेकिन 90% ख़राब होती जा रही है। सेंसिटिव और हार्ट टचिंग एक्शंस जो हैं, स्टोरीज़ जो हैं, मोरल अप्रोचेज़ वाली, वो आजकल कहीं देखने को मिलती ही नहीं, वो आजकल कहीं भी देखने को आपको मिलती ही नहीं। इसी के साथ साथ कहते हैं फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो कुछ अच्छा काम करवा सकता है। जुडिशियस हो, ईमानदारी से वो सिलेक्ट करे स्टोरी को कि किसको अवार्ड देना है, कैसी स्टोरी को अवार्ड देना है, जो एजुकेट भी कर रही है, एनलाइटन भी कर रही है और एंटरटेन भी करिए। और लास्ट में क्या कहता है कि अगर फिल्म में अवार्ड नहीं कर पा रहा तो भाई जो एक्टर वगैरह हैं कम से कम वही कुछ रख लो लिहाज, वही इस तरह का कंटेंट ना दिखाए जो वायलेंस को दिखाता हो या वल्गैरिटी को दिखाता हो। ठीक है, इसका आंसर बनता फोर्थ। एक लास्ट PQRS बच गया, एक बार इसको और देख लो। गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर, इट इज़ ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस इन द सेम प्लेस बट दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो, गो आस्क दी फॉरेस्ट रेंजर, ठीक है, एक बारी पढ़ते हैं। दे विल टेल यू दैट एवरी थंडर शावर ब्रिंग सेवरल बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग सो देयर लुक आउट स्टेशन सो लाइटनिंग डज स्ट्राइक ट्वाइस इन दी सेम प्लेस। एक बार ही कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ एक बार बिजली गिर जाती है दोबारा नहीं गिरती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब अपनी बात को आगे जस्टिफाई तो करेगा, जब बट डाल दिया तो जस्टिफाई तो करेगा। इससे मुझे एक बात पता लगी कि भाई क्यू के बाद जस्टिफाई कर रहा है आर में बता रहा है कि ऐसा देख पाओगे कि ऐसा बार बार होता है, और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है कि भाई इसीलिए ना ऐसा सच नहीं है। अच्छा, कह रहा है इसीलिए ना ऐसा होता है कि लाइटनिंग ना एक ही सेम जगह पर बार बार पड़ जाती है। तो मुझे पता लगा कि पहले क्यू आएगा फिर आर आएगा, आगे पीछे आ सकते हैं, इनके बीच में गैप हो सकता है। देख लो, गैप ही था। QR, इसने तो सारे ही पेयर वो वाले दिए, कोई काट ही नहीं सकते। चलो फिर और सेंस बनाते हैं, अगर हम नहीं काट सकते तो क्यों, मुझे पता लग रहा है जी क्यों ना। देखो, रेंजर स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर, गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर स्प्रेड देयर। हाँ देख लो, मिल गया एक और। पहले कह रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर के पास जाओ, और क्यों उनके पास क्यों जाओ, क्योंकि रेंजर स्पेंड देयर समर्स एज फायर फाइटर, वो वहीं पे रहते हैं अपनी गर्मियों में। ठीक है, तो मुझे पता लगा P और S इकट्ठे आने थे। मुझे क्या पता लगा, P और S इकट्ठे आने थे। अब ढूंढ लो P और S का पेयर, पहले P आता फिर S आता। कोई भी पेयर नहीं बनता, ना तो ये बनता, ना PS का पेयर ये बनता, ना PS का पेयर ये बन रहा, और ना ही PS का पेयर ये बन रहा। एक ही ऑप्शन बचता, QPS। सारा अब एक बार ही पूरा पढ़ो। क्या कहता है, इट इज़ ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस इन द सेम प्लेस बट दिस इज़ नॉट ट्रू। हमें ऐसा हमेशा कहा जाता है कि बिजली ना एक ही जगह पर बार बार नहीं गिरती, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। जाकर फॉरेस्ट रेंजर से आप पूछ लो। रेंजर्स अपना ज़्यादातर समय समर्स का वहीं पर बिताते हैं, और वे ये बात बता देंगे आपको कि जो थंडर शावर होता है ब्रिंग सेवरल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, बहुत सारी लाइटनिंग होती है उसके अंदर, उनके लुकआउट स्टेशन पर लगती है, इसीलिए जो लाइटनिंग है वो एक ही जगह पर स्ट्राइक करती है। यही था PQRS, हो गया। ठीक है, यही थी आज की शीट, और आज हमारा स्पेशल इंग्लिश का नया बैच आया था। अगर आपका कोई भाई बंधु रह गया हो तो वो कल भी आ सकता है, 2 दिन का डेमो होता है, कल भी आ सकता है, हमसे जुड़ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।